हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी के अंदर सेल मेम्ब्रेन टॉपिक को फंक्शन और स्ट्रक्चर किया। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट सेल के अंदर का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अपन पहले एक जनरल बात करेंगे कि जो सेकंड इंटरनल पार्ट है सेल ऑर्गेनल। तो व्हाट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल इन द सेल्स। तो अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन देर आर थ्री टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल्स as well as plant cell as well as animal cells. First is a membranous cell, second is unimembranous या single membranous, और third is double membranous. So there are three type of cell organelle found in the cells: a membranous, single membranous and double membranous. a membranous, a for absent, membranous membrane, ऐसे सेल ऑर्गेनल जहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिसके सराउंडिंग है सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसे ए मेम्ब्रेनस कहेंगे। और ऐसे सेल ऑर्गेनल जहां पर सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसके सराउंडिंग है कौन सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसे अपन सिंगल मेम्ब्रेनस कहेंगे। और जैसे ऐसे ऑर्गन जिसके चारों तरफ है दो मेम्ब्रेन पाई जाती है या डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, उसे अपन क्या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कहेंगे। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में यहाँ पर राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल तीन ऑर्गेनल ऐसे हैं जो ए मेम्ब्रेनस के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस के अंदर अपन स्टडी करते हैं जिसके चारों तरफ ओनली सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम एंड वैक्यूल्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके बाद में डबल मेम्ब्रेनस अपन देखेंगे तो डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है यहाँ। तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन गया। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाद में और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल के रूप में अपन जानेंगे। यहाँ पर सबसे स्मॉल की बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो राइबोसोम है, वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो अपना न्यूक्लियस है, वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। यदि न्यूक्लियस को पार्ट ऑफ सेल अपन माने तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड के रूप में अपन मानते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल, और इन केस ऑफ एनिमल सेल है माइटोकॉन्ड्रिया को लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल नहीं मानते। न्यूक्लियस इट इज ए पार्ट ऑफ सेल, सेल का एक हिस्सा है, न कि एक ऑर्गेनल है। तो उस केस में ऑर्गेनल की बात आती है तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस में आते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड है, वो यहाँ लार्जेस्ट होता है। एनिमल के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है यहाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का क्वेश्चन और आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर एक एंजाइम बने रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम यहाँ पर बने रहते हैं, उसको अपन ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहेंगे। और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे रहते हैं, इन एंजाइम को अपन हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं कि हाइड्रोलेज एंजाइम किस कोशिकांग के अंदर भरे रहते हैं, ये कई बार पूछा गया भी है। तो आंसर आएगा यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर। और ऑक्सीडेटिव एंजाइम है वो किसके अंदर भरे रहते हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ ली होगी कि सेल ऑर्गेनल है वो कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर के रूप में अपन देखें तो तीन प्रकार के रूप में सेल ऑर्गेनल को बताया गया। इसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के रूप में जो पाए जाते हैं, तो एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं सेल के अंदर, तो उस कनेक्शन को अपन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनता है, इसे आप एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मीनिंग है यहाँ पर कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इन मेम्ब्रेन का एक आपस में एक कनेक्शन रहता है, एक कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनका मेम्ब्रेन बाउंड है और साथ में कोऑर्डिनेशन है, इन सिस्टम को अपन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के रूप में जानते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कुछ सेल ऑर्गेनल आते हैं जिसमें मुख्य आता है यहाँ पर ईआर, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का एक पार्ट है। गोल्जी बॉडी एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। इसी प्रकार लाइसोसोम है वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। और इसी प्रकार आप अन्य में देखेंगे तो वैक्यूल्स है वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, जो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ। इसी प्रकार जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आते और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, तो
ऐसे सेल ऑर्गेनेल के रूप में जो पाए जाते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्जिसोम। एनसीईआरटी इन 3 सेल ऑर्गेनेल का यहाँ पर जिक्र करती है जिसमें कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होता, ये ऑटोनोमस होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल, इसका एक दूसरे के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जबकि ये जो ऑर्गेनेल है इनका एक दूसरे के साथ में यहाँ पर क्या है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। ईआर का कोऑर्डिनेशन है राइबोसोम के साथ में, तो राइबोसोम जैसे कोई प्रोटीन बनाती है वो ईआर के अंदर यहाँ पर पैकेजिंग होती है, फिर इसके बाद में गोल्जी बॉडी है वो इसको पोस्ट मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद में लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे जाते हैं या वेक्यूल्स के अंदर सब्सटेंस भरे जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के साथ में एक कोऑर्डिनेशन रहता है, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन को अपन कहेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भाग लेने वाले जो कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल है वो ये 4 प्रकार के हैं, जो नहीं भाग लेते हैं वो यहाँ पर 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को आप यहाँ पर समझे होंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट अपन 1 by 1 सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है अपने कोशिका के अंदर किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से पोजीशन रहती है। तो सबसे पहले अपन सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं जिसे अपन कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के नाम से भी इसे शॉर्ट में जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। तो ये ध्यान रखना, पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था और 1945 में डिस्कवर किया था, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आल्सो नोन एज एंडोसाइटोस्केलेटन। एंडोसाइटोस्केलेटन में और भी कुछ या ऑर्गेनल पार्ट या जिम्मेदार होते हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रिल है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अंदर सेल का एक स्केलेटल बनाने में भी क्या है, ये हेल्पफुल है। सेल की एक स्ट्रक्चर बनाने में, शेप बनाए रखने में क्या है, ये हेल्पफुल है। द ईआर absent in all prokaryotic cell and RBC but found in all eukaryotic cell like plant cell and animal cell। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की प्लांट सेल और एनिमल सेल में ईआर प्रेजेंट होती है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ईआर एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिका आरबीसी में ईआर है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ईआर की यहाँ पर एक हिस्ट्रिकल क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ पर बता सकते हैं। अब इस ईआर की पोजीशन क्या है अपने सेल के अंदर, ईआर की पोजीशन और स्ट्रक्चरली पोजीशन अपन देखें कि मान लो ये अपने अंदर सेल है, इस सेल के अंदर ईआर किस प्रकार से पाई जाती है, तब देखिएगा यहाँ बीच के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर बाहर की साइड में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ईआर जो पाई जाती है वो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से ईआर इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती है, ये ईआर यहाँ प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, ये इसकी जो कंपोनेंट है वो ऐसे यहाँ जुड़े रहते हैं और एक जिगजैग स्ट्रक्चर के रूप में, अनियमित रूप में ये ईआर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है जो एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कंकाल बना रही है सेल का, तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन ईआर कहेंगे। ये ईआर है यहाँ पर। तो ईआर यहाँ ध्यान रखें कि एक साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है, दूसरी साइड में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी है। ये दोनों कंडीशन में कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ईआर है वो इस प्रकार से हो सकती है कि न्यूक्लियर, ये कह सकता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। हो सकता है कि एक साइड में ईआर इस प्रकार से दोनों तरफ से जुड़ी हुई हो, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ईआर जुड़ी हुई है लेकिन ऊपर सेल मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ी हुई, ये कंडीशन भी हो सकती है, या यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ी हुई है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर ईआर की हो सकती है। एक जनरलाइज अपन ईआर को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये ईआर इस प्रकार से उपस्थित होगी। अब इस ईआर के अंदर आप देखिएगा यहाँ ईआर है, इसके सराउंडिंग जो पार्ट है, इसके सराउंडिंग जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है। इस साइटोप्लाज्म के पार्ट को साइटोसोल के नाम से साइटोसोल कहते हैं यहाँ पर। तो साइटोप्लाज्म, साइटोसोल इज ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ ध्यान रखें, मोस्टली जो डेंस जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, इसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये ईआर के सराउंडिंग या कोई भी सेल ऑर्गेनल है उसके सराउंडिंग जो यहाँ द्रव्य पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, इसको अपन साइटोसोल कहेंगे। और इसके अंदर ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, लेमिलर पार्ट है, इसके अंदर ये कैविटी है, इसे अपन कहेंगे इंटरसिस्टर्नल स्पेस के नाम से जानते हैं। इसे इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहेंगे।
इस स्पेस के अंदर यहाँ पर सब्सटेंसेज या मटेरियल है, विभिन्न प्रकार का मटेरियल है, वो यहाँ पर फिलअप रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल फिलअप इन द इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस। तो इस प्रकार से एक जनरल आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर समझे होंगे कि इस ईआर की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। एक ईआर की संरचना का अध्ययन अपन करें तो इस ईआर की संरचना के अंदर कंपोनेंट अपन देखेंगे किस प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, इस एक ईआर का निर्माण कैसे होता है। तो एक ईआर के निर्माण में थ्री स्ट्रक्चर यहाँ पर भाग लेती है। नंबर 1 की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर सिस्टर्नी, नंबर 2 स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर वैक्यूल्स, और नंबर 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर तीसरी जो स्ट्रक्चर है इस पर स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे ट्यूब्यूल्स। तो 3 प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है, एक सिस्टर्नी है, दूसरी वैक्यूल्स है और तीसरी यहाँ पर ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ट्यूब के रूप में या सेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर सिस्टर्नी पाई जाती है, जो एक दूसरे के ऊपर ये सिस्टर्नी इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, पैरेलल रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित होती है जैसे कोई स्ट्रिक्ट पड़ी हो या कोई बंडल पड़ा हो यहाँ पर। तो एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ पर सिस्टर्नी पाई जाती है। एक सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है नियर अबाउट 25 to 50 नैनोमीटर, ये यहाँ पर डायमीटर पाया जाता है। और इसी प्रकार वैक्यूल्स की बात करें तो ये भी वैक्यूल्स एक राउंड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर वैक्यूल्स है जिसके अंदर यहाँ फिलअप रहते हैं पदार्थ, और इसका डायमीटर है 25 टू, ये बड़े आकार की भी हो सकती है यहाँ, तो 25 to 500 एंगस्ट्रॉन इसका डायमीटर होता है। और इसी प्रकार ट्यूब्यूल्स है ये ब्रांच्ड एयर इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार की इरेगुलर और एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। जबकि सिस्टर्नी है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। सिस्टर्नी क्या है, यहाँ पर अनब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे यहाँ पर ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी में बेसिक डिफरेंस यहाँ पर यही है। सिस्टर्नी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ फिलअप रहता है, अनेक प्रकार का मटेरियल फिलअप रहता है, और ये मटेरियल कहाँ से आता है तो मोस्टली राइबोसोम से यहाँ पर फॉर्म होके और इसके अंदर यहाँ बढ़ता है, फिर इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है सिस्टर्नी के अंदर। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहेंगे। तो मोस्टली सिस्टर्नी कहाँ पाई जाती है? सिस्टर्नी यहाँ न्यूक्लियस के पास जो ईआर है, इस ईआर के ऊपर यहाँ पर सिस्टर्नी उपस्थित होती है, और न्यूक्लियस से जो दूर या अपन कह सकते हैं साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर, मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर डाइवर्ज ईआर है यहाँ, वो यहाँ पर जो ट्यूबुलर ईआर के रूप में उपस्थित होती है। तो ट्यूब्यूल्स दूर उपस्थित होती है और न्यूक्लियस के पास में ये ईआर उपस्थित होती है। अब यहाँ और देखा गया इस प्रकार की ईआर में फिर और स्ट्रक्चर देखा, तो कंपोनेंट की बात करें तो ये सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके और यहाँ ईआर की स्ट्रक्चर बना रही है। अब इसके बाद में अपन आगे और इसको देखें, स्ट्रक्चर को और डिटेल अपन देखें तो यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग ये ईआर 2 प्रकार की मिली। एक ईआर को अपन कहेंगे आर ईआर और दूसरी ईआर को अपन कहेंगे एस ईआर। आर ईआर और एक ईआर है आर ईआर, दूसरी ईआर है यहाँ पर एस ईआर। आर ईआर का यहाँ पर फुल फॉर्म है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ईआर को यहाँ पर कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक है यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ कहाँ होती है तब देखिएगा, उसके बाद में डिस्कवरी हुई आगे। तो न्यूक्लियस के पास में जो ईआर है इसके ऊपर कुछ दाने जैसी संरचनाएं और मिली। इन दाना जैसी संरचनाओं को अपन राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये सिस्टर्नी के ऊपर ये संरचनाएं कहाँ पाई जाती है? सिस्टर्नी के ऊपर स्थित होती है। तो इस प्रकार की संरचना को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? आर ईआर कहेंगे। तो आप आर ईआर कह सकते हो। आर ईआर प्रेजेंस नियर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में जो ईआर उपस्थित होती है तो वो इसी प्रकार की ईआर है। जबकि एस ईआर कहाँ पाई जाती है यहाँ? तो एस ईआर मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड नियर दी सेल मेम्ब्रेन।
तो सेल मेम्ब्रेन के समीप जो ईआर पाई जाती है, इस ईआर को अपन कहेंगे यहाँ पर एस ईआर, स्मूथ ईआर, जहां पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर है वो राइबोसोम, इस ईआर के अंदर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, जबकि इस ईआर के अंदर यहाँ पर राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम अपीयरेंस के कारण ये रफ दिखाई देती है और यहाँ पर राइबोसोम न होने के कारण ये स्मूथ दिखाई देती है। इसी ईआर के अंदर यहाँ पर रफ ईआर है, वहां पर सिस्टर्नी है, वो अत्यधिक संख्या में सिस्टर्नी अपन कह सकते हैं, ये यहाँ पर मैक्सिमम होती है। और इस ईआर के अंदर है ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर या ट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुलर पार्ट या ट्यूब्यूल्स है, वो अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस अपन कह सकते हैं। अब दोनों ईआर में आपसे कहे कि मोस्ट डाइवर्ज ईआर कौन सी है, तो ऐसी ईआर है वो मोस्ट डाइवर्ज ईआर है। मोस्ट डाइवर्स या डाइवर्ज ईआर है वो कौन सी है, एसईआर है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अधिकांश हिस्से में जो ईआर पड़ी है वो क्या है, कौन सी है, ईआर है, एसईआर है। एसईआर बड़े आकार की भी होती है, जबकि आरईआर है वो छोटे आकार की होती है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस ले तो और आगे फंक्शन के बेस पर लेके, तो आरईआर में द टाइप ऑफ एंजाइम, टाइप्स ऑफ एंजाइम, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम है यहाँ पर, लेस क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जबकि इसके अंदर टाइप्स ऑफ एंजाइम है वो अत्यधिक पाए जाते हैं यहाँ। तो ये एक नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस है। तो इसलिए एसईआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आरईआर की अपेक्षा, क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम और टाइप ऑफ एंजाइम है वहां मैक्सिमम देन दी आरईआर, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म में ये भाग लेती है यहाँ। अब यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए आप कह सकते हो यह राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण यहाँ इस ईआर को कह सकते हो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में अत्यधिक इसका योगदान होता है, जबकि इस ईआर का यहाँ पर जो दूसरी ईआर है एसईआर का यहाँ पर योगदान क्या रहता है, एसईआर का बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड के सिंथेसिस में लिपिड का संश्लेषण करता है, कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस ये भी करती है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में वो इसी ईआर के द्वारा किया जाता है, और स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो संश्लेषित है, वो भी इसी ईआर के द्वारा किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ लिपिड से रिलेटेड जो काम है, लिपिड का सिंथेसिस करना, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करना, वो एसईआर का फंक्शन है ये। जबकि यहाँ पर आरईआर है केवल प्रोटीन सिंथेसिस में अपना योगदान निभाती है यहाँ, और आरईआर भी नहीं निभाती है, ये भी काम कौन करता है यहाँ पर, ये भी राइबोसोम करता है, क्योंकि आरईआर पर क्या है, यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जब ईआर की डिस्कवरी हुई थी तब राइबोसोम है वो उसका पता नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1950 के बाद में यहाँ पर आया था, और जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब यहाँ पर इसका राइबोसोम को अपन क्या है आइडेंटिफाई कर पाए, तब यहाँ पर आरईआर और एसईआर को अपन क्या है डिस्क्राइब कर पाते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से आप कुछ डिफरेंशिएट बता सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि आरईआर मैक्सिमम किसके अंदर है और एसईआर कहां पर है, तो आरईआर है वो पेनक्रियाटिक सेल के अंदर, पेनक्रियाटिक सेल है, पेनक्रियाज है उसके अंदर आरईआर सर्वाधिक पाई जाती है, और एसईआर लीवर सेल के अंदर यहाँ पर एसईआर अधिक होती है। एसईआर एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर एसईआर का और होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करेक्टर ये होता है लिवर सेल के अंदर एसईआर है, क्यों है यहाँ पर सर्वाधिक है, तो एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन हिंदी में इसे कहते हैं निर्विष्करण, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर है वो टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया या मेटाबॉलिज्म के दौरान टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया, तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम है वो ईआर करती है। ईआर में भी कौन सी ईआर कर रही है, एसईआर कर रही है। तो इसलिए एसईआर लिवर के अंदर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अपने अंदर बनता है उसको न्यूट्रलाइज इसी ईआर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे एक आइडेंटिफाई किया गया है कैंसर को डेवलप करने वाला एक P50
50 जीन है उसको यहाँ डैमेज करने का काम है वो कौन करता है, SER करती है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। इसके बाद में SER मसल्स के अंदर SER है वो पाई जाती है और वो SER क्या बनाती है, यहाँ पर SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SR के नाम से जानते हैं, तो SR का निर्माण करती है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी स्ट्रेटेड मसल्स है, अपनी रेखित पेशियां है और हृदयी पेशियां, मसल्स भी कौन सी, अपनी स्केलेटल मसल्स और हार्ट मसल्स है, स्केलेटल मसल्स और हार्ट मसल्स है। इसके अंदर SER मॉडिफाइड इनटू द SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज सीक्रेट कैल्शियम आयन। इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयन रिलीज करने का काम यहाँ पर करती है। तो ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है यहाँ। तो ये SER और ER में अपन बेसिक डिफरेंस से बता सकते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एक SER और किस प्रकार से RER यहाँ फंक्शन करती है। अब इसके बाद में आगे देखें अपन कि ये SER और RER है एक्चुअल में फंक्शन क्या करती है, तो कलेक्टिवली इनके फंक्शन बताएं कि कौन कौन से यहाँ फंक्शन है SER और RER कर सकती है। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ द ER, कलेक्टिवली अपन ER के फंक्शन देखें, ER है इसके फंक्शन अपन देखें तो कौन कौन से फंक्शन ER के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें RER और SER के द्वारा, दोनों के द्वारा फंक्शन किए जाते हैं। इसमें जो मेन फंक्शन है, पहला मेन फंक्शन है, फर्स्ट जो मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंडोसाइटोस्केलेटल कोशिका का अंतः कंकाल बनाने में ER हेल्पफुल है, चाहे वो SER हो चाहे RER हो, इसके बनाने में यह हेल्पफुल है। दूसरा जो इसका फंक्शन है यहां पर, ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल बनता है, RER बनाए चाहे SER बनाए, राइबोसोम बनाए, इस मटेरियल को सिस्टर्नल स्पेस के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पर बाहर की साइड में, बाहर से अंदर की तरफ यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ER के द्वारा किया जाता है। तीसरा यहाँ पर पार्शियली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता लेकिन पार्शियली यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन कर सकता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन कर सकती है, हल्का सा यहाँ पर स्टोरेज करने के बाद में मॉडिफिकेशन ये ER करती है। इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो RER के द्वारा किया जाता है, अपने RER और SER के फंक्शन में बताया था। और इसके बाद में SER जो मेन फंक्शन कर रही है, SER मैंने कहा यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन, तो कलेक्टिवली ER के फंक्शन में अपन देखें तो अपने डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल है। इसके बाद में यहाँ पर SER और यहाँ पर काम कर रही है लिपिड, मैंने यहाँ पर कहा था अभी थोड़ी देर पहले, लिपिड का सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्पफुल है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बदलने में यहाँ पर हेल्पफुल है, स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में यहाँ पर ये हेल्पफुल है। ये तो ये फंक्शन कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ER इनका संश्लेषण में हेल्पफुल कर रही है। और फिर इसके बाद में SER का एक फंक्शन और मैंने बताया कि ER का एक मॉडिफिकेशन होता है। ER का मॉडिफिकेशन होता है कि मसल्स सेल के अंदर अपनी स्केलेटल मसल्स और अपनी हार्ट मसल्स के अंदर SER है वो मॉडिफाइड इनटू SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन है वो डिपॉजिट होते हैं और कैल्शियम आयन डिपॉजिट होकर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये ER है, SER इसमें क्या हेल्पफुल है। इसी प्रकार एक और फंक्शन देखिए, मसल्स के अंदर एक T सिस्टम बनता है, ये T सिस्टम भी SER के द्वारा बनाया जाता है, जो कंडक्शन ऑफ द इंपल्स है अंदर ही अंदर है, सेल के अंदर है, वो हेल्पफुल है। ऐसे ही अपने एक और फंक्शन है रेटिना के अंदर, आई रेटिना है, आई पिगमेंट लेयर है अपन कह सकते हैं, या पिगमेंट लेयर है, आई पिगमेंट लेयर है। इसके अंदर ये माइलोइड
माइलॉइड बॉडी बनाती है। ये माइलॉइड जो बॉडी है, इस बॉडी के द्वारा पिगमेंट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है ये। तो ये भी एक ईआर का या मॉडिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं कि आई पिगमेंट है, आई जो लेयर है उसके अंदर जो पिगमेंट लेयर बनती है उसमें माइलॉइड बॉडी किसका रूपांतरण है, तो ईआर एसईआर का रूपांतरण है। और वो क्या कर रही है यहाँ पर, ये एसईआर या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, पिगमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। तो ये मैं जहां तक समझता हूं आपके ये फंक्शन है ईआर के समझ में आए होंगे। तो और इसको आप क्या ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको क्या सबमिट करें, सेंड करें। और इसके साथ हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।